हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अपने संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के अंदर अपना जो 5वें नंबर का वीकली टेस्ट हुआ था उसका हम सलूशन करेंगे। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने HSC CET बेस पर ही इसको तैयार किया है और अपना जो HSC CET का सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों इसके अंदर हमने जो क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं। अब दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं और अपना जो पहला प्रश्न इसके अंदर जो पूछा गया था वो है दोस्तों, हरियाणा पंजाब की सीमा निर्धारण हेतु किस आयोग का गठन किया गया। इसमें दोस्तों अपने जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फजल अली आयोग, JC शाह आयोग, जो घर आयोग और दोस्तों तारा सिंह आयोग। इसमें दोस्तों सही उत्तर अपना बी ऑप्शन होगा जिसमें कि JC शाह आयोग जिसमें लिखा गया है। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो JC शाह व्यक्ति थे वो अपने भारत के 12वें मुख्य न्यायाधीश थे और इस आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को किया गया था। और दोस्तों इस आयोग का गठन करने का उद्देश्य पंजाब का पुनर्गठन करना और हरियाणा का एक दोस्तों अलग राज्य के रूप में बनाना था और इसी की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन एक अलग राज्य के तौर पर किया गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को दी थी, जिसके अंदर खरड़ जो तहसील है और साथ में दोस्तों चंडीगढ़ को भी हरियाणा के अंदर शामिल करने का सुझाव इसने दिया था। दोस्तों इस प्रकार इसका बी ऑप्शन जिसमें JC शाह आयोग लिखा गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना दूसरा नंबर का प्रश्न आता है कि हरियाणा में आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए जिसमें 15, 13, 17 और 10 लिखे गए हैं। इसमें यदि हम सही ऑप्शन को देखें तो दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसमें कि 17 लिखा हुआ है। ये दोस्तों अपनी जो अभी वर्तमान समय में 90 विधानसभा सीटें हैं, ये दोस्तों 2026 के अंदर दोस्तों रिवाइज होने वाली है और इन सीटों की संख्या बढ़कर 126 हो जाएगी और जिसमें अब जो 17 विधानसभा आरक्षित सीटें हैं वो दोस्तों बाद में ये 17 से बढ़कर 25 होने की चांसेज है। और दोस्तों जो लोकसभा की सीटें हमारे वर्तमान समय में जो 10 है वो दोस्तों बढ़कर 14 हो जाएगी। जो वर्तमान समय में लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित है तो दोस्तों 14 में से 3 सीटें आरक्षित होने की बात कही जा रही है। इस प्रकार दोस्तों 90 से 126 विधानसभा सीटें, 17 से 25 आरक्षित विधानसभा सीटें और दोस्तों लोकसभा के 10 से 14 सीटें हो जाएंगी। और आरक्षित सीटों की हम बात करें तो दोस्तों वो हो जाएगी 2 से 3। तो इस प्रकार अपना इस ऑप्शन का इस जो क्वेश्चन का उत्तर देखें तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसमें कि 17 लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना तीसरा प्रश्न आता है कि अजीत सिंह द्वारा लाडवा का विद्रोह कब किया गया था। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे। इसमें जो ए ऑप्शन है जिसमें 1818 लिखा गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 1818 के अंदर हरियाणा के अंदर जो मुख्यतः 3 विद्रोह हुए थे जिसमें जींद का विद्रोह, रानिया का विद्रोह और छछरौली का विद्रोह, ये सभी के सभी विद्रोह दोस्तों 1818 के अंदर हुए थे। यदि मैं जींद के जो विद्रोह की बात करूं तो उस समय जींद के शासक भगत सिंह थे जो कि दोस्तों लकवाग्रस्त हो गए थे। बाद में उनके बेटे जो प्रताप सिंह थे उनको दोस्तों शासक वो दोस्तों बना, लेकिन अंग्रेज जो थे वो दोस्तों रानी सोहदरी को चाहते थे जो शासक बनाना, इसलिए उन्होंने दोस्तों रानी सोहदरी को प्रशासक नियुक्त कर दिया। बाद में रानी की हत्या करके प्रताप खुद दोस्तों अपनी सरकार बना ली थी और जब अंग्रेजी सेना उनके शासन को उखाड़ने के लिए आई तो उस समय दोस्तों वे बलवाली जो दुर्ग है वहाँ पर भाग गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार 1818 का विद्रोह हुआ था जो जींद का था। जो रानिया का 1818 का जो विद्रोह हुआ था वो दोस्तों उसका जो नेतृत्व किया था वो दोस्तों जोबित खान ने किया था। और दोस्तों 1818 के अंदर ही जो छछरौली का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व जोधा सिंह ने किया था। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन जिसमें 1845 लिखा हुआ है ये दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिसमें अजीत सिंह द्वारा लाडवा का विद्रोह हुआ है वो दोस्तों 1845 में हुआ था और जो इस लाडवा का जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था। अब हम ऑप्शन नंबर सी को हम देखें जिसमें कि 1824 लिखा हुआ है। दोस्तों 1824 के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो किसानों का विद्रोह हरियाणा के अंदर हुआ था और इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों उसमें दोस्तों हमारा कैथल का विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व गुलाब सिंह और साहिब कौर ने किया था। तो दोस्तों इस प्रकार अपना जो तीसरा क्वेश्चन है इसका सही उत्तर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कि 1845 लिखा हुआ है। अब दोस्तों में अपना जो अगला प्रश्न आता है चौथे नंबर का, नवाब फिदाई खान द्वारा निर्मित पिंजौर गार्डन किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कि औरंगजेब लिखा हुआ है। यदि मैं अपना जो पिंजौर गार्डन है उसकी बात करूं तो दोस्तों ये 17वीं शताब्दी में मुगल शैली में बनाया गया था और इसको दोस्तों यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अपना जो 5वें नंबर का प्रश्न आता है कि हरियाणा में राष्ट्रीय आंध्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितनी आंध्र भूमि को मान्यता मिली है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना सी ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कि 2 लिखा हुआ है। ये दोस्तों 2 मैं आपको बताऊँ आंध्र भूमि, उसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अपने गुरुग्राम के अंदर है, भिंडावास राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जो अपने झज्जर के अंदर है। दोस्तों बहुत जगह हमें जो बसई आंध्र
भूमि भी देखने को मिल जाती है जो अपने गुरुग्राम के अंदर है। लेकिन दोस्तों इसका जो सही उत्तर अपना सी ऑप्शन होगा, जिसमें 2 लिखा हुआ है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास जो अपना उद्यान है वो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों छठे नंबर का प्रश्न आता है कि प्याज उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर दोस्तों ए ऑप्शन, जिसमें नू यानी मेवात लिखा हुआ है, वो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वें नंबर का अपना प्रश्न, जिसमें हरियाणा के किन 2 जिलों में परिवहन न्यायालय स्थापित किए गए। दोस्तों ये परिवहन न्यायालय पहले हिसार और फरीदाबाद में स्थापित किए गए थे, लेकिन जो हिसार वाला जो परिवहन न्यायालय है ये दोस्तों बाद में कुरुक्षेत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। तो दोस्तों अब इसका डी ऑप्शन, जिसमें कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद लिखा गया है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारी पुरानी बुक में हमें अभी भी हिसार और फरीदाबाद देखने को मिलता है, लेकिन इसका सही उत्तर दोस्तों अपना डी ऑप्शन, जिसमें कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद लिखा गया है, वो इसका सही उत्तर होगा। अपना जो अगले प्रश्न आता है कि मुगल पेंटिंग का प्रभाव हरियाणा के किस जिले में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका अपना सी ऑप्शन, जिसमें रोहतक लिखा गया है, यानी कि रोहतक जिले के अंदर हमें मुगल शैली है जो पेंटिंग है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। 9वें प्रश्न आता है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सा है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हरियाणा का सबसे प्राचीन जो नगर निगम है वो फरीदाबाद है, और हरियाणा में इसमें 11 नगर निगम हैं, और जिसमें फरीदाबाद सबसे पहले बना था। दोस्तों हरियाणा में इस समय 19 नगर परिषद है और 58 नगर पालिका समितियां भी बनी हुई है। अपना जो अगला 10वें नंबर का प्रश्न आता है कि खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागे से बना ओढ़ना क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना बी ऑप्शन, जिसमें दुकानिया लिखा गया है, वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि किस नगर में स्थित शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन, जिसमें थानेसर लिखा गया है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि तो जो थानेसर है अपना ये दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है, और यहाँ पर शेख चिल्ली का एक मकबरा है जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। अपना जो 12वें नंबर का प्रश्न आता है कि किस नृत्य को पहली बार वर्ष 1969 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिखाई गई झांकी में प्रदर्शित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना बी ऑप्शन, जिसमें कि डफ लिखा गया है, वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 1969 में हरियाणा बनने के बाद पहली बार दोस्तों ये झांकी दिखाई गई थी, और झांकी में जो अपना नृत्य था वो दोस्तों डफ था, तो इसका बी ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों अगला जो 13वां नंबर का प्रश्न आता है कि हरियाणा के वर्तमान पंचायती राज मंत्री कौन है। तो दोस्तों यदि मैं पंचायती राज मंत्री की बात करूँ तो हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे। इसमें अंदर नायाब सिंह सैनी जी हमको पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है, और जो कृष्णलाल पंवार इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन के अंदर लिखा गया है। और आरती राव की बात करूं तो दोस्तों ये हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री है। महिपाल ढांडा जो है ये दोस्तों हरियाणा के शिक्षा मंत्री है। तो इस प्रकार जो अपना बी ऑप्शन, जिसमें कृष्णलाल पंवार लिखा गया, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है। ये दोस्तों हमको सभी को पता है कि महाभारत के कर्ण से संबंधित हमारा जो करनाल शहर आता है, जो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना 1999 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों उसमें हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे सीएम थे, उसमें इसकी स्थापना की गई थी 1999 के अंदर, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। हरियाणा के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, तो दोस्तों ये अभी जो अपना करंट अफेयर का जो प्रश्न बन जाता है, इसमें जो हमारे है वो दोस्तों देवेंद्र कल्याण है। अभी जो अपने धनपत सिंह थे जो अभी हाल ही में दोस्तों चेंज हुए हैं, तो अब इसका सही उत्तर दोस्तों आ जाएगा देवेंद्र कल्याण। जब हमने ये 5वां वीकली टेस्ट लिया था उसमें दोस्तों अपने डी ऑप्शन, जिसमें धनपत सिंह लिखा हुआ है, वो दोस्तों इसका सही उत्तर था। लेकिन अब जो दोस्तों अपना जो देवेंद्र कल्याण है वो दोस्तों चेंज हो चुके हैं, तो देवेंद्र कल्याण इसका सही उत्तर होगा। अपना जो 17वें नंबर का प्रश्न आता है कि हरियाणा में जमींदारी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका मैं आपको बता दूं कि जो बी ऑप्शन, जिसमें सर छोटू राम लिखा गया है, उन्होंने जमींदारी लीग की स्थापना की थी, और इस जमींदारी लीग को यूनियनिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। और सर छोटू राम ने ये दोस्तों फजली हुसैन के साथ मिलकर इस जमींदारी लीग की स्थापना की थी। अपना जो दोस्तों 18वें नंबर का प्रश्न आता है कि हरियाणा की प्रथम खेल नीति इस वर्ष घोषित की गई। इसका दोस्तों सही उत्तर अपना सी ऑप्शन, जिसमें 2006 लिखा गया है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आता है कि हरियाणा में क्वार्ट्ज कहाँ पाया जाता है। दोस्तों हमको पता है कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले को खजानों का जिला कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें हरियाणा का खजानों का जिला होने के कारण जो महेंद्रगढ़, जिसमें सी ऑप्शन, जिसमें महेंद्रगढ़ और दोस्तों गुरुग्राम लिखा गया है, अपना सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो करनाल जिले के अंदर नीलो खेड़ी पड़ता है, उसके गांव अंजनथल्ली में ये स्थापित है। दोस्तों इसको स्थापित करने का जो काम किया गया था वो 28 नवंबर 2016 को किया गया था, और 18 अप्रैल 2017 को इसका नाम दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह के नाम पर रख दिया गया था। अब इसको दोस्तों महाराणा प्रताप सिंह
सिंह बागवानी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें करनाल लिखा हुआ है। अभी हाल में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों वो प्रदीप सागवान हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में रेवाड़ी में झंडा फहराया। यानी दोस्तों यहाँ पर अपना एक प्रश्न निकलता है कि नायाब सिंह सैनी जी ने 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कहां पर झंडा फहराया? तो दोस्तों इसका उत्तर रेवाड़ी होगा। अब दोस्तों राज्यपाल के भी हिस्से में पूछा गया है कि राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय है, इन्होंने दोस्तों कहां पर झंडा फहराया था? तो दोस्तों इसका फरीदाबाद सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। अपना दोस्तों 23वें नंबर का प्रश्न आता है कि नवदीप सिंह जो एक पैरा एथलीट भाला फेंक जो खिलाड़ी है, इन्हें दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये किस जिले से संबंधित है? दोस्तों इसका सही उत्तर पानीपत जिला होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों निम्न में से कौन मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक एवं संचालक थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना बी ऑप्शन, जिसमें बनारसी दास गुप्ता लिखा हुआ है, वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ हरियाणा केसरी के संपादक एवं संचालक भी रहे हैं। तो इसका बी ऑप्शन अपना, जिसमें बनारसी दास गुप्ता लिखा गया है, वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों अपना 25वें नंबर का प्रश्न आता है कि किस तीर्थ स्थल को भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर अपना डी उत्तर, जिसमें सन्निहित सरोवर लिखा गया है, सन्निहित यानी तीर्थ लिखा गया है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको जो हटकेश्वर बराह के बारे में बताऊं तो दोस्तों ये दोनों के दोनों जींद जिले के अंदर है। यदि हम ब्रह्म सरोवर की बात करें तो दोस्तों ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। तो इसका डी ऑप्शन, जिसमें सन्निहित तीर्थ लिखा गया है, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जिसको भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। अपना जो 26वें नंबर का प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों ये संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 है, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संविधान संशोधन का जो ये जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है दोस्तों, अपने दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो अनुच्छेद 368 इसका सही उत्तर, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुणे पैक्ट दोस्तों 1932 जो हुआ था दोस्तों, किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन, जिसमें गांधी और अंबेडकर लिखा गया है, वो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो अछूत लोग थे, जो दलित लोग थे, उनको दोस्तों उनके अधिकारों के लिए ये सम्मेलन हुआ था। तो और दोस्तों ये जो आरक्षित सीटों का जो अपना प्रावधान चल रहा है दोस्तों, ये पुणे पैक्ट 1932 के दौरान ही इसका जो प्रथम बार प्रारूप लेकर आया गया था कि जो दलित लोग हैं वो दोस्तों सामान्य वर्ग की तरह ही वोट अपने डालेंगे, लेकिन उनकी सीटें दोस्तों जो है वो आरक्षित कर दी जाएगी, जैसे कि आज हमें देखने को मिलती है। तो इसका बी ऑप्शन, जिसमें गांधी और अंबेडकर लिखा गया है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना बी ऑप्शन, जिसमें 28 फरवरी लिखा गया है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना काला जवर का संचार किससे होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सिकटा जो मक्खी होती है, जो इसका काला संचार का जो काला जवर का संचार करने का कारण बनती है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न 30वें नंबर का आता है कि किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका ऑस्ट्रेलिया, इसका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये दोस्तों पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, और दोस्तों ये आकार में काफ़ी बड़ा है। तो हम यदि इसको दूर से देखें तो दोस्तों एक द्वीप की भांति हमें दिखाई देता है। तो इसलिए दोस्तों इसको इसके महाद्वीप को दोस्तों द्वीपीय महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। अब दोस्तों अपना 31वें नंबर का प्रश्न आता है जिसमें लिखा हुआ है कि किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? यदि दोस्तों हम सभी ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वो अजातशत्रु के समय की गई थी 483 ईस्वी पूर्व में, और दोस्तों ये राजगृह में की गई थी, और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो दोस्तों महाकश्यप थे। यदि हम बौद्ध संगीति की बात करें तो दोस्तों वो वैशाली में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष दोस्तों सबाकामी थे, और दोस्तों ये काला शोक के समय यानी बी ऑप्शन के समय की गई थी। और दोस्तों यदि हम तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दोस्तों ये अशोक के समय की गई थी, 250 ईस्वी पूर्व ये की गई थी। मोगलीपुत्र जो है दोस्तों ये उसमें उसके अध्यक्ष थे, और पाटलिपुत्र के अंदर इसका आयोजित किया गया था। और दोस्तों हम यदि हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन, वो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कनिष्क लिखा गया है। और दोस्तों इसके जो मैं आपको बता दूं, इसको जो कश्मीर के कुंडलवन में इसको आयोजन किया गया था, और दोस्तों इसको प्रथम शताब्दी जो अपनी है उसमें दोस्तों इसको आयोजित किया गया था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और अशव घोष दोस्तों इसके उपाध्यक्ष थे। तो इसका सी ऑप्शन, जिसमें कनिष्क लिखा गया है, इसके अंदर दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
32वें नंबर का प्रश्न आता है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर अपना हो जाएगा। दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं कि अमल सिंघवी समिति, बलदेव यानी बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, दोस्तों ये तीनों की तीनों समितियां पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन PVN राव समिति जो है ये दोस्तों पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें PVN राव समिति लिखा हुआ है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। इसका दोस्तों सही उत्तर अपना डी ऑप्शन, जिसमें GV मावलकर यानी कि गणेश वासुदेव मालवलंकर लिखा गया, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान समय की बात करें तो दोस्तों ये वर्तमान समय में श्री ओम बिरला जी जो BJP से संबंधित है, जो राजस्थान से संबंध रखते हैं दोस्तों, वो हमारी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों अपना 35वें नंबर का प्रश्न आता है कि किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना सी ऑप्शन, जिसमें मूंगफली लिखा गया है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मूंगफली जो है दोस्तों उसके फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। 36वें नंबर का प्रश्न आता है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इसको हमको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों इनके बीमार पड़ जाने के कारण फिर 11 दिसंबर 1946 को यानी एक दिन बाद फिर से संविधान सभा की बैठक बुलाई जाती है, और उस बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने थे, उनको दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक के अंदर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब दोस्तों अपना 37वें नंबर का प्रश्न आता है, यानी इस प्रश्न का अपना बी ऑप्शन, जिसमें 9 दिसंबर 1946 लिखा गया है, वो अपना सही उत्तर होगा। अपना अगला प्रश्न आता है दोस्तों 37वें नंबर का, जिसमें लिखा है कि प्रतिवर्ष विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका दोस्तों इसका सही उत्तर अपना 22 मार्च हो जाएगा, यानी 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन अपना सही उत्तर होगा। पंचतंत्र दोस्तों हमको पता है कि विष्णु शर्मा जी ने लिखी है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। चाणक्य की बात करूँ तो दोस्तों इन्होंने चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र नामक पुस्तकें लिखी थी। अल-बुरूनी ने दोस्तों जो किताब उल हिंद जो पुस्तक है वो दोस्तों अल-बुरूनी ने लिखी थी। तो इसका ए ऑप्शन, जिसमें विष्णु शर्मा लिखा गया है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आता है कि पीतल किस से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर अपना ए ऑप्शन, जिसमें Cu+ में Zn लिखा हुआ है, वो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38वें क्रम के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, यानी ये दोस्तों इसका आयोजन जनवरी के अंदर हो चुका है। और दोस्तों इसका बी ऑप्शन, जिसमें उत्तराखंड लिखा गया है, दोस्तों इसका उत्तराखंड सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें हरियाणा इस जो राष्ट्रीय खेलों के अंदर जो अपना अभी की बार 38वें क्रम के हुए थे, इसके अंदर हरियाणा तीसरे नंबर पर आया था, जिसमें 48 गोल्ड मेडल, 47 सिल्वर मेडल और 58 कांस्य पदक जीतकर दोस्तों टोटल 153 मेडल जो हरियाणा ने जीते थे। तो हरियाणा दोस्तों इसके अंदर तीसरे नंबर पर रहा था। अगर जो दोस्तों अपना कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं कि पीसी का क्या रहता है। पीसी की हम बात करें तो दोस्तों इसको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। बाइनरी अंक जो प्रणाली में अधिकतम अंक कितने होते हैं दोस्तों, हमें पता है कि 0 और 1 2 ही अंक होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण पूछा है दोस्तों, इसका जो माउस हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर जैसे जो उपकरण होते हैं वो दोस्तों अपने इनपुट होते हैं, डिवाइसेज होते हैं। और बाकी जो इसमें प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर लिखा गया है दोस्तों आउटपुट अपने डिवाइसेज आते हैं। तो इस प्रकार अपना इसका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर, जिसमें माउस लिखा गया है, वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपना कंप्यूटर का अगला प्रश्न आता है जिसमें सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमको लगभग सबको ये पता होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका सही उत्तर होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणना हेतु प्रयोग में लाया गया पहला उपकरण दोस्तों हमको पता है एबेकस है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। किसको कंप्यूटर का जनक दोस्तों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी वो होती है दोस्तों हम जो बाहर से कंप्यूटर के अंदर हम डालते हैं, यानी उसकी जो मेमोरी को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन फ्लॉपी हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन जिसमें सही उत्तर होगा। रैम, रोम और जो रजिस्टर्स है ये दोस्तों उसकी जो प्राथमिक मेमोरी होती है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन पैकेज नहीं है? तो पैकेज इसमें दोस्तों बेसिक, इसका ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। 1 बाइट दोस्तों हमको पता है कि 8 बिट के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों ये 50वें नंबर का अब प्रश्न आता है, वो दोस्तों वो कंप्यूटर का प्रश्न है कि डाटा क्या है। दोस्तों डाटा
ये रॉ मटेरियल के तौर पर होता है, जिसे हम असंसाधित तथ्य भी कह सकते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले रॉ मटेरियल के रूप में होता है, जब हम उसको कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, प्रोसेसिंग होता है, तो दोस्तों हमें फिनिश्ड गुड्स के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि हमको फैक्ट के तौर पर हमको उपलब्ध करवाता है मॉनिटर के द्वारा। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों ये रॉ मटेरियल के तौर पर होता है। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें असंसाधित तथ्य लिखा हुआ है। तो दोस्तों अपना अब 51वें अब दोस्तों अपने मैथ और जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं हम उनका सोल्यूशन करते हैं। उसके बाद में अपने लैंग्वेज के प्रश्न बचते हैं, जिसमें 10 प्रश्न अपने हिंदी के और 10 प्रश्न अपने इंग्लिश के आएंगे, उनका हम सोल्यूशन करेंगे। अब दोस्तों हमें अपना मैथ और जो रीजनिंग का पोर्शन करने के लिए चलते हैं और उसका हम सोल्यूशन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो 51वें नंबर पर है, और 51वें नंबर के क्वेश्चन में इसमें लिखा गया है कि दिए गए संख्याओं के समूह में से विषम को पहचाने, यानी जो इनमें एक संख्या ऐसी पहचाननी है जो अन्य संख्याओं से अलग है। इसमें संख्या दी गई है 14, 28, 35, 46, 56 और 84, ये संख्या दी गई है। तो दोस्तों ये हम संख्याओं को यदि हम ध्यान से देखें तो ये सभी संख्याएं 7 से भाग होती है, सिवाय 46 के। 46 को छोड़कर सभी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो 46 इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 46 इन सभी संख्याओं में से अलग, भिन्न और विषम संख्या है। तो दोस्तों ये इसका उत्तर 51वें नंबर का क्वेश्चन का उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन 52वें नंबर का है वो है बी एफ एन। हमें इसके अंदर जो दिया गया है बी एफ एन अनम, और इसको हम इसमें इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है EIQP, और इसमें एक संख्या यहाँ पर और दी गई है, और इसमें हमें पूछा है कि इसका क्या आएगा। जैसे इसमें लिखा है RBGJ, इस संख्या का क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है कि इस संख्या का यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो दोस्तों इसको यदि हम सोल्यूशन करते हैं तो देखो यहाँ पर बी और एफ, इसमें 2 ऐड किया गया है, CDE यानी 2 इसके अंदर ऐड किया गया है, और इसी प्रकार हम इसको देखें तो इसमें भी 2 ऐड किया गया है, G और H यानी 2 इसमें ऐड हुआ है। इसी प्रकार दोस्तों ये चलता है, अन में भी 2 ऐड है, OP और क्या हुआ अगला, और फिर अन और फिर OP यानी अन OP, तो यानी 2 अक्षर इसके अंदर ऐड किए गए हैं। यानी अगला 2 अक्षर इसके अंदर, अगला जो दूसरे 2 अक्षर छोड़ के जो तीसरा अक्षर आता है वो इसके अंदर लिखा गया है। जैसे B के हम 2 अक्षर छोड़े C और D, तो अगला E, F के बाद में 2 छोड़े G और H, तो अगला I। इस प्रकार से हमें ये भी हल करना है, इसका भी सोल्यूशन करना है। तो R का हम 2 अक्षर छोड़ेंगे, R, S और T छोड़ेंगे, तो अगला आ जाएगा U। B के बाद में हम 2 छोड़ेंगे, C और D, तो आ जाएगा E। G के बाद में 2 छोड़ेंगे, H और I, तो आ जाएगा J। J के बाद में 2 छोड़ेंगे, K और L, तो आ जाएगा M। ये इसका सही जवाब हो जाएगा UEJM। UEJM जो ऑप्शन नंबर C इसके अंदर दिया गया है वो अपना सही जवाब हो जाएगा 52वें नंबर के क्वेश्चन का। अगला जो दोस्तों 53वें नंबर का जो इसके अंदर क्वेश्चन दिया गया है वो है इसमें 343 दिया गया है, और यहाँ पर लिखा है 7, और एक यहाँ पर हमें लिखा है 512, और यहाँ पर पूछा है कि क्या संख्या आएगी। जैसे दोस्तों कि 7 का घन होता है 343, तो 512 किसका घन होगा, वो यहाँ पर संख्या 8 आ जाएगी, तो यानी 8 का घन होता है 512, तो 8 यहाँ पर अपना उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका अपना सही जवाब होगा 53वें नंबर के क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो दोस्तों इसके अंदर दिया गया है 54वें नंबर का क्वेश्चन वो है यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णानुक्रम अव्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर शब्दों के दूसरे अक्षरों से सबसे दूर होगा। तो दोस्तों हम यदि अल्फ़ाबेटिकल यानी जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे अक्षर होते हैं उसी प्रकार से हम यदि इसको लिखेंगे तो दोस्तों सबसे लास्ट में तो वही अक्षर आएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे बाद में आता है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे देख के भी एस्टिमेट लगा सकते हैं, इसके अंदर यू जो अक्षर है ये सबसे बाद में ही आएगा। यदि हम इनको अक्षरों के हिसाब से अव्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा सी, क्यों सी सबसे पहले आता है, फिर डी आता है, फिर इसके अंदर आएगा, इसके अंदर ओ आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, और इसके बाद में आता है टी आएगा।
तो दोस्तों और सबसे लास्ट में आएगा यू, क्योंकि यू सबसे पहले आता है, यानी डी से पहले सी आता है, ओ से पहले डी आता है। इस प्रकार से इसके अंदर जो प्रोडक्ट दिया गया है उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले सी, फिर डी, ओ, पी, आर, टी और यू, इस प्रकार से अक्षर आते हैं। तो इसमें लिखा है कि सबसे दूर कौन सा होगा, तो सबसे दूर तो दोस्तों यू ही होगा, तो यू इसका उत्तर सही हो जाएगा। यदि हम देखें प्रश्न के हिसाब से कौन सा अक्षर शब्दों के दूसरे अक्षरों से सबसे दूर होगा, तो वो यू अपना उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा यू। अपना जो अगला क्वेश्चन है 55वें नंबर का, नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमें एक श्रृंखला दी गई है और उस श्रृंखला के अंदर हमें इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है, बी बी, फिर ए बी, फिर सी ए बी, और फिर लिखा है सी ए। इस प्रकार से हमें एक श्रृंखला इसके अंदर दी गई है। तो ये इसने पूछा है कि इसके अंदर हम कौन सा अक्षर फिल करें, ये जो 4 इसमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं इसके अंदर हम कौन सा अक्षर फिल करें, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर फिल करें कि यह एक श्रृंखला बन जाए। तो दोस्तों इसमें उत्तर तो इसका डी होगा, और हम डी को इसके अंदर फिल करके देखते हैं। जो डी ऑप्शन है सी बी ए, यदि हम इसको फिल करते हैं तो सी बी ए, तो देखते हैं दोस्तों ये क्या श्रृंखला बनती है, बी बी सी ए, बी बी सी ए, बी बी सी ए। तो दोस्तों ये इस प्रकार से श्रृंखला बन जाती है, बी बी सी ए, बी बी सी ए, बी बी सी ए, ये इस प्रकार से श्रृंखला बन जाएगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर अपना जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा 55वें नंबर के क्वेश्चन का। अगला जो दोस्तों अपना 56वां नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर लिखा गया है, एक पंक्ति में सिंधु आगे से 15वें स्थान पर और मधु पीछे से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान को परस्पर बदल लें तो सिंधु और मधु के बीच 5 व्यक्ति होते हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, हमें पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 28, 29, 30, 31 इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम इसको दोस्तों सोल्यूशन करते हैं कि पंक्ति में कितने व्यक्ति है हम देखते हैं। तो दोस्तों एक सिंधु जो है, ये जो सिंधु है ये पंक्ति में आगे से 15वें स्थान पर है, यानी इस प्रकार से ये 15वें स्थान पर है। यदि ये 15वें स्थान पर है तो इस साइड में उसके 14वां, उसके इस साइड में 14 सदस्य बैठे हैं, 14 व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि इस साइड में 14 बैठे होंगे तब ही सिंधु 15वें स्थान पर होगा। तो आगे जो मधु है वो पीछे से 10वें स्थान पर है। ये जो मधु है, यहाँ पर मधु है, ये इस साइड से 10वें स्थान पर है। ये यदि यहाँ पर 10वें स्थान पर है तो इस साइड में 9 व्यक्ति बैठे होंगे। तो दोस्तों अब ये पूछ रहा है कि यदि वो परस्पर स्थान बदल ले, यानी यहाँ पर सिंधु आ जाए, यहाँ पर सिंधु आ जाए और यहाँ पर मधु आ जाए, तो पंक्ति में जो इनके बीच में सदस्यों की संख्या है वो दोस्तों 5 दी गई है कि 5 व्यक्ति है। तो दोस्तों इसमें स्थान बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें 15 सदस्य ऐसे रहने हैं, 10 सदस्य ऐसे रहने हैं। पंक्ति में कुल सदस्यों की संख्या पूछी है और 5 इनके बीच में सदस्य है, तो हम आसानी से हम जो कुल सदस्यों की संख्या निकाल सकते हैं। क्योंकि 14 सदस्य ये है, 1 सदस्य यहाँ पर मधु हो गई, 5 बीच में है और 1 सदस्य अपना ये सिंधु है, 9 उस साइड में सदस्य है। तो कुल मिला के हमारा 30 सदस्य इसके अंदर उत्तर आ जाएगा कि पंक्ति में कुल 30 सदस्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56वें नंबर का क्वेश्चन का। दोस्तों हम इसको यहीं से भी देख सकते हैं, जैसे 14 और 9 23, यानी ये 23 सदस्य हो गए, 2 ये हो गए और 5 इनके बीच में है। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी है तो इस हिसाब से हम इसको हल कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम करते हैं अपना जो 58वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन अब हम करते हैं। इसके अंदर लिखा है कि डॉग को 67 लिखा जाता है तो फॉक्स को हम कैसे लिखेंगे, DOG, इसको हम 67 लिखते हैं तो फॉक्स को हम कैसे लिखेंगे, ये इसने यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे, D चौथे नंबर पर आता है, O 15वें नंबर पर आता है तो दोनों की गुणा करेंगे, G 7वें नंबर आता है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो ये दोस्तों अपना 67 आ जाएगा। उसी पर यानी पहले 2 अक्षरों की गुणा करनी है, तीसरे अक्षर को उसके अंदर ऐड करना है तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब 6ठे नंबर पर आता है और
O 15वें नंबर पर आता है और X अपना आता है 24वें नंबर पर। इसको यदि हम करेंगे 6 की 15 के साथ करेंगे 90 प्लस 24 114 इसका उत्तर अपना आ जाएगा। और 114 जो उत्तर आता है वो अपना आता है इसका ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए 58वें नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला 59वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अपने जो रकम दी गई है वो है, इसको हमें जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें कुछ मान दिए गए हैं और उनका हमें उत्तर दिया गया है। इस प्रकार से हमें जो तीसरी जो रकम दी गई है उसका सोल्यूशन हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस सवाल के अंदर हम कैसे करेंगे कि 4 + 8 + 1 बराबर दिया गया 81। इसी प्रकार से 6 + 4 + 2 इसका दिया गया है 56 और 8 + 3 + 5 का उत्तर हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम करेंगे, जैसे 4 इन सभी की स्क्वायर करके बस हमें ऐड करना है। तो हम 4 की स्क्वायर करेंगे 16 + 8 की स्क्वायर करेंगे 64, 1 की स्क्वायर करेंगे 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 16 64 80 1 81। इसी प्रकार हम इसको करेंगे 6 की स्क्वायर 36 प्लस 4 की स्क्वायर 16 प्लस में 2 की स्क्वायर 4, इसको हम करेंगे तो 56। इस प्रकार से हमें यही करना है। 8 की स्क्वायर 64 प्लस 3 की स्क्वायर 9 प्लस 5 की स्क्वायर 25, इसका उत्तर आ जाएगा 98। ये हम इसको हल करेंगे तो 98 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा 59वें नंबर के क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर डी 98 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो 60वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसमें रविवार के 25 दिन बाद पूछा है, तो यहाँ पे बुधवार बुधवार का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि रविवार के 25 दिन बाद, यहाँ पर मान लीजिए रविवार है, इसके 25 दिन बाद, इसका जो 25 दिन बाद में कौन सा वार होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि 7 डे होता है, तो हमें सेम वार आ जाता है, सेम डे आ जाता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7वें दिन रविवार होगा, 14वें दिन रविवार होगा, 21वें दिन रविवार होगा। अब हमें 21 और 25 में 4 अंतर है, तो हम 4 दिन और जोड़ देंगे, वो होंगे सोमवार एक हुआ, मंगलवार, बुधवार और वीरवार, ये हम जोड़ देंगे तो वीरवार अपना उत्तर आ जाएगा कि रविवार के 25 दिन बाद वीरवार डे होगा, वार होगा। तो दोस्तों इसका वीरवार अपना सही जवाब होगा। जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब अपना 60वें नंबर के क्वेश्चन का आ जाएगा। अगला जो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, एक तस्वीर में एक आदमी का परिचय देते हुए सुशांत ने कहा वह मेरे पिता के इकलौते पोते का इकलौता चाचा है। सुशांत का व्यक्ति से क्या संबंध है, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों एक तस्वीर है, उसमें एक आदमी है, उसका परिचय देते हुए सुशांत कहता है, यहाँ पर सुशांत है, ये सुशांत कहता है कि वह है मेरे पिता, यानी इसका जो पिता है वो यहाँ पर है, वह है इसके पिता के इकलौते पोते, यानी इकलौते पोते, पिता का पोता कौन होगा, वो सुशांत का पुत्र ही होगा। सुशांत जो है सुशांत इसका पुत्र ही होगा। तो दोस्तों जो इस सुशांत का पिता है उसका जो पोता होगा वो सुशांत का पुत्र ही होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इकलौता पोता का चाचा है, का इकलौता चाचा है, तो यानी इसका चाचा है, इसका चाचा है यहाँ पर। इसका चाचा कौन होगा, यानी जो सुशांत का भाई होगा, जो सुशांत का भाई होगा वही इसके पुत्र का चाचा होगा। तो अब इसने पूछा है कि सुशांत का व्यक्ति से क्या संबंध है, यहाँ पर वो व्यक्ति है, सुशांत का इससे क्या संबंध है, भाई, यानी यहाँ पर भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी इसमें लिखा है कि सुशांत के पिता का पुत्र, यानी पोता इसका पुत्र हो गया, तो इसके चाचा है, ये चाचा कौन होगा, सुशांत का भाई होगा, तो इसका भाई सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब होगा। अगला जो इसमें पूछा है 62वें नंबर का क्वेश्चन, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करो। तो हमें श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है, और वो इसमें श्रृंखला दी गई है कि 5I 7J 11L 17O, ये हमें संख्या दी गई है, और हमें इसका अगला पद जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इसमें 2 ऐड हुए हैं, इसमें 4 हुए हैं, इसमें 6 हुए हैं, अगले 8 ऐड होंगे तो 25 आएगा पहले। तो फिर IJ अगला अक्षर है, KL एक छुट्टा है, MNO 2 छुट्टे हैं, अब 3 छुट जाएंगे, OPQR छुट जाएगा, तो यहाँ पर अस आ जाएगा।
तो यहाँ पर 25S इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 25S इसका सही उत्तर अपना 62वें नंबर के क्वेश्चन का आ जाएगा। अगला तो दोस्तों 53 जो इसमें 63वें नंबर का क्वेश्चन है वो है मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो दोस्तों मछली जो होती है वो जल में तैरती है, वैसे ही चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो इसका संबंध ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आकाश। अगला जो 64वें नंबर का क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है सुमा उमा से छोटी है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से ही हमें चलना होता है। तो दोस्तों हमें इस हिसाब से ही चलेंगे। तो इसमें लिखा है कि सुमा उमा से छोटी है, यहाँ पर उमा है और ये सुमा है। हमेशा कुछ गैप रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि बीच में जो बीच है बीच में भी कोई व्यक्ति आ सकता है। सुमा, ये सुमा जो है ये उमा से छोटी है, यानी उमा बड़ी होगी। अब नेहा सुमा से लंबी है, नेहा जो है ये सुमा से लंबी है, तो हम इसको लंबी कर देते हैं। यहाँ पर इसको ये लंबी होगी, लंबी को ऊपर और छोटी को नीचे। सुधा उमा से लंबी है, सुधा ये उमा से लंबी है, तो सुधा यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि उमा से लंबी है। लेकिन हेमा से छोटी है, हेमा से छोटी है, ये हेमा मतलब इसकी क्या बड़ी है। तो इस प्रकार से हमें हल करेंगे इसको। और इसने पूछा है कि इसमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा इसमें दोस्तों हेमा आ गया, तो हेमा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब होगा 64वें नंबर के क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हल कर देंगे। अब हम इसको देखते हैं। तो पहले लिखा है सुमा उमा से छोटी है, सुमा जो है वो उमा से छोटी है, तो इसमें छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है, नेहा जो है वो सुमा से लंबी है, तो हमने लंबी कर दी। सुधा उमा से लंबी है, सुधा जो है ये उमा से लंबी है, तो हमने इसको लंबी कर दी। लेकिन हेमा से छोटी है, इससे छोटी है, तो हमने इसको छोटा किया और इसको हमने बड़ा कर दिया। तो सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर, सबसे लंबा कौन है, हेमा, तो हेमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो 65वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि भिन्न को छांटना है, यानी जो हमें चार इसके अंदर शब्द दिए गए हैं उनमें से सबसे अलग क्या है। हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, गुरुमुखी। तो दोस्तों हमें देखने से पता चल रहा है जो शुरुआत वाले जो 3 हैं वो भाषाएं हैं। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, तो यहाँ पर एक लिपि है, 3 भाषाएं हैं, तो सबसे अलग कौन हुआ, लिपि। तो लिपि जो गुरुमुखी है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब होगा। तो 65वें नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों हमने सभी जो रीजनिंग के इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो 15 क्वेश्चन थे वो हमने कर दिए हैं। अब दोस्तों इसके अंदर 15 जो मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, अब हम उनका सोल्यूशन करेंगे और उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है उनका भी सोल्यूशन हम करेंगे। लेकिन यदि हम उनका सोल्यूशन न भी करें, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर जीके का प्रश्न है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम रीजनिंग और मैथ का जो पूरा कंप्लीट जो सोल्यूशन मैं आपको दूं और बाकी जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो मैथ का जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो 66वें नंबर के क्वेश्चन से होता है। अब हम 66वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों अभी जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मुझको लगता है कि आज हमें मैथ और जो रीजनिंग का ही सोल्यूशन करना चाहिए। बाकी जो सोल्यूशन बचता है जब हम अगली बार टेस्ट लेंगे जो अपनी लाइब्रेरी के अंदर, तब हम उसका पूरा सोल्यूशन देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जो इसमें जो 66वें नंबर का जो प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, वो है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 बार 9 हम लिख देंगे। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 1 और बाद में हम 0 लगा देंगे। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। दोनों का हमें गुणनफल पूछा है। जब हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो हम उतने ही बार 9 लिख देते हैं। जब हमें छोटी संख्या पूछी जाए तो शुरू में 1 लिख देते हैं, बाद में जितने भी अंक बचते हैं वहां पर हम 0 डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकाल ली। अब इनका गुणनफल हम ज्ञात करेंगे। तो इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर 3 0 है, तो हम यहाँ पर इसके 3 0 लगा देंगे, तो वो अपना सही उत्तर आ जाएगा। ये अपना सही उत्तर इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका सही उत्तर होगा। 67वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि यदि 5 दर्जन केलों का मूल्य 9 रुपये हो तो 20 केलों का मूल्य क्या होगा। 5 दर्जन में कितने केले होते हैं, 60 किलो का मूल्य 9 रुपये है, तो 20 किलो का मूल्य क्या होगा, ये इसने पूछा है। तो 60 किलो का मूल्य है 9 रुपये, हमें 20 का निकालना है। तो हम जैसे पहले जैसे करते हैं उसके हिसाब से तो हम ऐसे कर सकते हैं, 60 का 9 है, 1 का 9/60 है,
और 20 का हम निकालेंगे तो हम इसके गुणा में कर देंगे 9/60 गुणा में 20। तो यदि हम इसको करेंगे तो ये अपना 3 उत्तर आ जाएगा, 3 रुपये। लेकिन दोस्तों ऐसे करने से अच्छा है कि हम इसको सीधा ही कर सकते हैं कि 9 रुपये है 60 किलो का, जो निकालना है उसको हमें हमेशा गुणा करना है। तो निकालना 20 का है तो हम इसको गुणा कर देंगे, हम इसको काटेंगे तो 3। इसको हम ऐसे सीधे भी कर सकते हैं, इसको इतना लिखने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन, वो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 रुपये। तो 67वें क्वेश्चन का सही उत्तर डी ऑप्शन 3 रुपये। अगला हमें सरल करना है, यानी एक हमें इक्वेशन दी गई है, एक हमें उसका सॉल्यूशन करना है। और इसमें लिखा हुआ है कि 16 माइनस 3.60 भाग में 0.4 का 0.3 और गुणा में 0.5 ये हमें दिया गया और हमें ये निकालना है। इसमें दोस्तों वही फार्मूला लगेगा बॉडोमास का, और हम इसका बॉडोमास का जो फार्मूला लगाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम का वाले को हल करते हैं, फिर भाग वाले को करेंगे, फिर गुणा वाले को करेंगे, फिर हम माइनस वाले को फार्मूला करेंगे, इसको हल करेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले इसको करेंगे। तो हम कैसे करते हैं कि 16 माइनस 3.60 ये भाग में है, तो हम इसको भाग में, इसका हमें को निकालना है। को का मतलब क्या होता है, हमें इसकी गुणा करनी है। तो हम जब इसकी गुणा करेंगे 4 तिये 12, 1 के बाद में पॉइंट यहाँ पर, 1 के बाद में पॉइंट यहाँ पर, 1 और 1 2 हो गया, 2 के बाद में हम 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 1 2 के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 की और 3 की गुणा करेंगे 4 तिये 12, 1 के बाद में पॉइंट यहाँ पर, 1 के बाद में पॉइंट यहाँ पर, तो 1 और 1 2 के बाद में पॉइंट है, तो हम 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 1 2 के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया। अब गुणा में 0.5। अब हम इसको आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कैसे करते हैं इसको, 16 माइनस, हम इसकी यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 360/100 हो जाएंगे, क्योंकि 2 के बाद में पॉइंट है तो हम 1 के बाद में 2 0 लगा देंगे। यहाँ पर क्या है, भाग है तो हम भाग में लिख देंगे, 12 है तो 12, यहाँ पर भी 2 के बाद में पॉइंट है तो हम 1 के बाद में 2 0 लगा देंगे। यदि 3 के बाद में पॉइंट होता तो हम 1 के बाद में 3 0 लगाते, 4 के बाद में पॉइंट होता है तो हम 1 के बाद में 4 0 लगा देते हैं। गुणा में यहाँ पर कितना है 0.5 ही हम इसको रख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो 16 का 16, यहाँ पर 4 बारी ऐसे बटे में हो गए तो नीचे वाली जो रकम है वो उल्ट जाएगी, बीच में निशान गुणा का आ जाएगा। तो 360/100, इसको हम उल्ट देंगे 100/12 और गुणा में अपना क्या है 0.5, या हम इसको 5/10 भी लिख सकते हैं। ये हम काटेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ये काटेंगे तो 30 पे कट जाएगा, 30 पे कट जाएगा। तो हम 16 माइनस में 30 गुणा में, इसको हम 5/10 भी लिख सकते हैं, 5/10। तो हम इसको इससे काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 16, 3 5 15, 16 में इससे 15 घटाएंगे तो 1 अपना उत्तर आ जाएगा। इसके अंदर 1 अपना उत्तर इस प्रकार से आ गया है। तो दोस्तों 1 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको सोल्यूशन करेंगे। अपना जो अगला जो 69वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम अब हल करते हैं। 69वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्यूशन करते हैं। 69वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 112 और महत्तम समापवर्तक 4 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने का देखो हमें पता होता है कि जो दो संख्या दी गई है उनका लघुत्तम समापवर्तक और जो महत्तम समापवर्तक होता है उनकी गुणा, और दोनों संख्याओं की गुणा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यदि ये दोनों बराबर होते हैं, संख्याओं का गुणनफल ये दोनों बराबर होते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों का गुणा कर दें और दोनों संख्याओं की हम गुणा कर दें तो वो हमेशा इक्वल आती है, बराबर आती है। तो इसके अंदर हमें लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है 112 गुणा में महत्तम समापवर्तक 4 दिया गया है, और हमें एक संख्या दी गई है इसके अंदर 28। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, अब देखो यहाँ पर गुणा में है, इस साइड में आके भाग में हो जाएगा। 112 गुणा में 4 बटे में 28, इसको हम काटेंगे
तो ये दोस्तों कट जाएगा 4 पर, तो 4 चौक 16 इसका उत्तर आ जाएगा। अपनी दूसरी जो संख्या है वो 16 आ जाएगी। तो 16 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न हमें निकालनी है। 2/15 एक भिन्न दी गई है, दूसरी भिन्न हमें दी गई है 3/10, चौथी दी गई 4/21। तो हमें ये इसका उत्तर निकालना है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं। से एक फार्मूला तो हो सकता है कि हम इसका लघुत्तम ले लें, हम इनका सभी का लघुत्तम ले लें और हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। और दूसरा इसका फार्मूला हो सकता है हम इसको भाग दे के देख लेते हैं। 2 को हम 15 से भाग देंगे तो इसका आएगा 0.1503, इस प्रकार से इतना आएगा। यदि हम इसको करेंगे 0.33 आ जाएगा। यदि हम इसको करेंगे तो आएगा 0. ये आ जाएगा 2, इस प्रकार से। तो सबसे बड़ी हमें पता चल जाएगा कि यही सबसे बड़ी संख्या होगी 3/10। यदि हम इसको लघुत्तम लेके करते हैं तो हम इसको लघुत्तम लेके कर सकते हैं। इसका लघुत्तम अपना देखो कितना आ जाएगा, 210 ही मान लेते हैं कि 210 ही हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। 210 ही हम इसका लघुत्तम लेंगे, क्योंकि लघुत्तम वह संख्या होती है जो इन सभी से भाग हो जाए, इन सभी से भाग हो जाए। यदि यहाँ पर हम 0 लगाएंगे तो ये सभी से भाग हो जाएगी। 210 हम ये निकाल लेते हैं। तो इसको हम 210 नीचे वाले को नीचे वाले से भाग देना है, इसको भाग देना है। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 150, 14 आएगा। 14 की और 2 की गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। बाद में हमें दूसरी संख्या दी गई है तो उसका आ जाएगा 21 या 63, और उसका हम करेंगे तो वो आ जाएगा 40। तो ये 28/210, ये आई 63/210, ये आए 40/210। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 63/210। तो 63/210 यानी 3/10 संख्या है वो इसमें सबसे बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगला जो दोस्तों अपना क्वेश्चन आता है वो 71वें नंबर का क्वेश्चन आता है, और उसमें लिखा गया है कि ये आय से संबंधित क्वेश्चन है, आय से संबंधित क्वेश्चन है जिसका हमें सोल्यूशन करना है। तो इसमें दिनेश की आय दी गई है, महेश से 150% अधिक है। तो महेश की आय दिनेश से कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों दिनेश है और एक महेश है, ये जो दिनेश है और एक महेश है। दिनेश की आय महेश से 150% अधिक है। तो इसकी मान लीजिए 100 है, तो इसकी 150% ज़्यादा है, तो इसकी 250 हो जाएगी, इसकी 250 हो जाएगी। क्योंकि 150% हम निकालेंगे 100 का 150%, तो यानी 150 अधिक आ गई, 150 अधिक आ गई, यानी 100 तो इसकी है, 150 इसकी अधिक है, तो 250 रुपये डी की जो दिनेश है उसकी आय आ जाएगी। क्योंकि 100 तो महेश की है, 150 इसकी अधिक है, तो इसकी 250 है, तभी तो 150 ज़्यादा होगी, 150 ज़्यादा होगी ना, तो इसकी 250 आ जाएगी, इसकी 100 आ जाएगी। अब इसने पूछा है कि महेश की आय दिनेश से कितने प्रतिशत कम है, इसकी आय इससे कितने प्रतिशत कम है। तो देखो दोस्तों इसमें 150 रुपये कम है, 150 रुपये कम है, और इससे कितने % कम है। तो इसका हम लिखेंगे कि 250 पर 150 रुपये कम है, 250 पर 150 रुपये कम है, और हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से हम इसकी गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 55 100, यानी 60% इसका उत्तर आ जाएगा, 60% इसका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर 250 क्यों किया बटे में, क्योंकि हमें दिनेश पर निकालना है कि दिनेश पर महेश की आय कितने प्रतिशत कम है। तो 150 रुपये कम हुई, क्योंकि जो दिनेश है उसकी तो है 250 रुपये और महेश है उसकी 100 रुपये। तो जो महेश की आय 150 रुपये कम हुई, और हमें निकालना है दिनेश पर, तो हमने दिनेश का हमने इस पर बटे किया, परसेंटेज निकालना है तो हमने 100 से इस पर गुणा कर दिया, तो ये अपनी आ गई 60%, यानी 60%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो 72वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो बताओ अब दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। हमें एक क्वेश्चन निकालने के लिए हमें देखो 35 लीटर दूध दिया गया है, 35 लीटर दूध में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, 4:1। हम 4:1 में इसको तोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 से इसको भाग देंगे 7 7 चौक 28, और ये अपना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्योंकि अब देखो 4:1 में हमने 35 को तोड़ा तो 28 और 7 आ गया, यानी इसके अंदर 28 लीटर दूध है, 7 लीटर इसके अंदर पानी है। यदि हम इसमें 7 लीटर पानी और मिला देंगे, 7 लीटर पानी और मिला देंगे तो ये तो 28 ही रहेगा,
और ये बढ़ के कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और अपने जो कुल संख्या है वो इसमें 7 और मिलाया तो 42 हो जाएगी ना, क्योंकि 7 लीटर पानी में मिला दिया, 35 लीटर पहले था और 7 लीटर पानी मिला दिया, तो ये जो कुल है, कुल मिश्रण कितना हो गया 42 लीटर। और ये कितना हो गया, क्योंकि जो दूध तो उतना का उतना है, तो दूध 28 लीटर है और पानी 7 से बढ़कर 14 हो जाएगा। इसका यदि हम अनुपात निकालेंगे 14 कर जाएगा, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, तो 2:1 इसका उत्तर आ जाएगा। तो 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना ऑप्शन सही होगा, तो 2:1। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, किसी खेत में अक्षय 10 भेड़ें 3 सप्ताह के लिए और अजय 15 भेड़ें 4 सप्ताह के लिए चराता है। खेत में 60 रुपये के किराए को वह किस अनुपात में बांटेंगे। तो दोस्तों हमें ये निकालने के लिए देखते हैं कि अक्षय कितना चराता है। अक्षय चराता है 10 भेड़ है उसके पास, 3 सप्ताह के लिए चराता है। हम इसकी गुणा करते हैं तो 30 आ जाता है। अजय है वो उसके पास 15 भेड़ है और 4 सप्ताह के लिए वो इसमें चलाता है, तो इसका 60 आ जाएगा। तो यदि हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:2, तो जो 60 रुपये है वो 1:2 में ये बांट लेंगे। तो इस प्रकार से इसका 1:2 जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा, 1:2। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, ए एक मोबाइल बी को 10% लाभ पर बेचता है और बी 5% लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी ने यह मोबाइल 462 रुपये में खरीदा तो ए ने वह मोबाइल कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको साफ करते हैं। तो ये जो लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है और इसको हमें सलूशन करना है। और ये क्वेश्चन नंबर अपना दिया हुआ है इसके अंदर 74वें नंबर का क्वेश्चन है। 74वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। अब दोस्तों ए ने एक मोबाइल बी को 10% लाभ पर बेचा, इसको 10% लाभ पर बेचा, और आगे लिखा है कि बी ने इसको 5% पर इसको बेच दिया, 5% लाभ पर इसको बेच दिया, और सी ने इसको खरीदा है 462 रुपये में, 462 रुपये में इसको खरीदा है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके लिए मान लीजिए विक्रय मूल्य 100 रुपये है, तो इसको 110 यानी 10 रुपये % लाभ पर है, तो 100 का 10% 10 रुपये, 10% लाभ पर बेचेगा। 100 की चीज़ उसने 10% लाभ पर यानी इसको 110 में बेची। अब मान लीजिए इसके लिए इसका जो विक्रय मूल्य 100 रुपये है, मान लीजिए कि 100 रुपये है, तो ये 5% लाभ पर इसको बेचता है, तो ये 105 में इसको बेचेगा, क्योंकि इसकी 100 रुपये इसके लिए क्रय मूल्य है, 5% इसने लाभ लिया है, तो 100 पर 5% 5 रुपये, तो ये 105 रुपये में सी को बेचा होगा इसने। तो ये मूल्य सी के लिए 105 रुपये है, यानी 105 रुपये है, क्योंकि हमें बी को निकालना है, फिर हमें ए का निकालना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में यही पूछा है कि ए ने वह मोबाइल कितने रुपए में खरीदा था, तो ए का हमें क्रय मूल्य निकालना है, ए का हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो दोस्तों ये बी को बेचता है 110 रुपये में, यदि हम 100 रुपये क्रय मूल्य मानते हैं तो बी को बेचता है 110 रुपये में। हमें उल्टा चलना है, क्योंकि हमें सी की वैल्यू दी गई है कि सी ने उसको 462 रुपये में खरीदा है, तो हमें सी से हमें उल्टा चलना है। उल्टा चलेंगे तो दोस्तों बी की हम मानते हैं कि इसने 100 रुपये में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा था, सी को उसने 105 रुपये में बेचा है, क्योंकि 5% लाभ पर बेचा है, तो 105 रुपये में बेचा है। तो हमें 100 निकालना है, क्योंकि हमने इसकी 100 रुपये क्रय मूल्य माननी है, इसको बेच दिया इसने इसको 105 रुपये में, तो 105 रुपये में बेचा है, तो हमें अब 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कट जाएगा 5 पर, 21 5 105, ये 20। अब हम इसको 21 पे काटते हैं, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। अब हम इसको गुणा करते हैं, 440 रुपये आ जाएगा, यानी बी के लिए उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 440 रुपये होगा। हमें ए के लिए निकालना है। अब वही सेम प्रोसीजर हमें आगे फॉलो करना है। अब हमें मानते हैं कि इसने 110 रुपये में इसको बेचा है, क्योंकि 100 इसकी माने तो 10% लाभ है, तो इसको इसने 110 पर बेचा होगा, तो यानी इसकी वैल्यू यहाँ पर 110 हो जाती है। और हमें ए का क्रय मूल्य 100 रुपये मानना है, तो हमें 100 निकालना है, जो निकालना है उसको हमें गुणा करनी है। तो हम इसको काटेंगे तो ये 4 पकड़ जाएगा, तो 4 की 100 की गुणा करेंगे तो 400 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा, 400 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों अब भी कोई यदि इस जो क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कमेंट के माध्यम से आपका जो डाउट है वो मैं सोल्यूशन कर सकूं, उसका मैं समाधान कर सकूं। अगला जो हम देखते हैं कि विराट ने 160 किलोमीटर दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की तथा वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटा, उसकी औसत चाल ज्ञात करो। तो हमें उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। दोस्तों ये जो दूरी दी गई है वो 160 किलोमीटर है,
160 किलोमीटर, और वो जाते समय 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है। तो हम देखेंगे तो 160 को हम 64 से भाग देंगे, क्योंकि हमें समय निकालना है। यहाँ पर समय का जो फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यदि हम ये कर दें तो यहाँ पर जो समय लगा हुआ उसको यदि हम 160 को 64 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। हम सबसे पहले 16 पर काटेंगे, फिर हम 2 पर काटेंगे, 5/2, यानी यहाँ पर 2.5 घंटे आ गए। यानी यहाँ पर उसको 2.5 घंटे लगे होंगे, 2.5 घंटे। आते समय वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 160 बटे में 80 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी आते समय उसको 2 घंटे लगे होंगे, आते समय उसको 2 घंटे लगे होंगे, तो कुल उसको 4.5 घंटे लगे होंगे। तो अब हमें उसकी एवरेज चाल निकालनी है कि उसकी चाल प्रति घंटा हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 160 किलोमीटर वो गया और 160 किलोमीटर वो वापस लौटा, तो उसकी कुल जो दूरी आ गई वो 320 आ गई, 320 आ गई। तो 320 आ गई और 320 किलोमीटर दूरी उसने 4.5 घंटे में पार करी है, 4.5 घंटे में पार करी है। तो अब हम इसका समाधान आसानी से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें निकालना है इसकी औसत चाल। चाल का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पर दूरी दी गई है, इतना समय इसने लिया है, तो 1 घंटे में वह कितना निकालेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो 320 किलोमीटर निकालना है, ये जो निकालता है 4.5 में। हमें इसके पॉइंट हटाएंगे तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 320 बटे में 45 गुणा में 10। अब हम इसको काटेंगे तो इसको 5 पे काटते हैं, 2 9, और अब हम इसको और काटेंगे तो, और यदि हम काटेंगे तो नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ दीजिए एक बार। तो अब हम इसको 640 बटे में 9 लिखते हैं। तो ये हम इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें उत्तर में जो दिया गया है वो हमें दिया गया है जो भिन्न में दिया गया है, तो हम इसको भिन्न में बदल देंगे। 9 7 63, 1 0 उतारी 10, 9 एकम 9, 1 बटे 9, ये इसकी भिन्न चेंज हो जाएगी। 71 सही, 1/9 इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब अपना जो बचे हुए जो मैथ के क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। अपना जो 76वां नंबर का जो आगे क्वेश्चन आता है वो है 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 28 है। तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पर 11 संख्याएं दी गई है। हम इस प्रकार से इसको मानते हैं कि 11 संख्याएं हैं, एक संख्या से लेकर 11 तक की संख्याएं हैं, और इनका औसत हमें दिया हुआ है, इसमें 30 औसत दिया हुआ है। यदि हम इन संख्याओं का औसत 30 है, यदि हम इनका टोटल योग ज्ञात करें तो औसत को हम संख्या से भाग कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो अब हम इनका जो टोटल योग निकालना चाहें तो 30 इनका औसत है, संख्याएं 11 है, इनका योग आ जाएगा 330, यानी जो टोटल इनका योग है वो 330 है। और यदि हम इनका औसत यदि निकालेंगे तो वो 30 ही आएगा जो हमें दिया हुआ है। तो दोस्तों इन जो 11 संख्याओं का औसत हमें 30 दिया हुआ है, जब हम इनका योग निकालते हैं तो वो हमारा आ जाता है 330। अब हमें दिया हुआ है प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है। जो प्रथम 6 संख्याएं हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी 6 संख्याएं पूर्ण हो जाती है, और इनका जो हमें औसत दिया हुआ है वो 35 दिया हुआ है, उनका औसत 35 दिया हुआ है। तो अब हम इनका योग निकाल लेते हैं, 35 गुणा में 6 यानी 70, 210 इनका योग आ जाता है। जब हमें पता है कि इन सभी संख्याओं का योग हमने निकाला 330 और शुरुआत की 6 संख्याओं का योग 210 है, तो बची हुई जो 5 संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं। तो यदि हम इन सभी के योग में से इन जो शुरुआत वाली 6 संख्याओं का योग हम लेस कर दें तो बची हुई 5 संख्याएं हैं उनका योग हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा 120 हमारा योग आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमें सभी संख्याओं का योग हमें पता है 330 है, तो हम शुरुआत वाली 6 संख्याओं का योग हम यदि लेस करते हैं तो बची हुई जो 5 संख्याएं हैं उनका योग हमारा आ गया 120। अब हमें आखिरी 6 संख्याओं का औसत 28 दिया हुआ है, तो आखिरी 6 संख्याएं यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं। और अब हमें इन लास्ट की 6 संख्याओं का योग दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, तो 28 से हम 6 से गुणा करेंगे तो इनका टोटल योग आ जाएगा 168।
168। तो लास्ट की जो 6 संख्याएं हैं इनका योग 168 है। अब दोस्तों इस जो क्वेश्चन है इसको हम आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट की जो 6 संख्याएं हैं इनका योग 168 है, लास्ट की 5 जो संख्याएं हैं उनका योग 120 है, जो इनमें बची वो अपनी छठी संख्या आ जाएगी 48। 48वें नंबर की जो संख्या है वो आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब होगा 76वें क्वेश्चन का, डी 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को एक बार और समझें तो इसके अंदर जो सभी संख्याएं हैं उनका योग हमने निकाला 330 आया, शुरुआत वाली 6 संख्याओं का योग 210 आया, जो बचा वो 120 योग वो लास्ट की 5 संख्याओं का बच गया। अब हमें आखिरी 6 संख्याओं का योग हमने निकाला 168 आया। जब आखिरी 6 संख्याओं का योग 168 है और 5 संख्याओं का योग 120 है, तो 6 संख्याओं के योग में से 5 संख्याओं का योग हम यदि लेस कर दें तो छठी संख्या आ जाएगी अपनी 48। 48 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। दोस्तों हमें पता है जैसे कि वृत्त होता है, ये अपना वृत्त है, तो क्योंकि ये पूरी तरह से गोल होता है और इसकी जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं, हमें पाई माननी है 22/7 लेकर चलनी है और आर हमें लेकर चलनी है, और आर ऐसे सवालों में है, ऐसे क्वेश्चन में आर हमें ऐसी माननी है कि वो 7 से पूरी तरह से कट जाए। यदि हम इसको 70 मान लें, 70, तो 70 गुणा 70 आ जाएगी। और इसमें ऐसे भी लिखा है कि हम इसको 10% कम कर दे, यदि हम इसको 10% कम करेंगे तो ये 63 होगी, क्योंकि 7 इसमें कम होगी तो 63 हो जाएगी, वो भी 7 से सही कट जाएगी, तो हम इसको 70 मान लेते हैं। तो अब इसको काटेंगे तो ये 10 पे कट जाएगी, ये आएगी 22×7 154, 20 की 20 ये आ जाएगा। यदि अब हम इसके जो त्रिज्या है वो इसकी हम 10% कम करते हैं तो 22/7 गुणा 63 गुणा 63, ये हमारा 9 पे कट जाएगा। यदि अब हम इनकी हमें गुणा करनी होगी, गुणा करेंगे 22×9 198 की, और हम अब 63 की गुणा करेंगे तो इसका अपना आएगा 4 2 9 2 5 और ये 8 4 8 5 और 11, ये अपना आ जाएगा। इसमें 4 7 4 और 12 474 आ जाएगा, 12474। अब देखो पहली तो अपना क्षेत्रफल था 15,400, अब आया 12,474, तो जितना कम हुआ वो हम निकालेंगे। अब देखो इसमें कितना कम हुआ है, इसमें अपना कम हुआ है 2926 कम हुआ है, और हुआ कितने पर है अपना 15,400 पर। तो इसका हम यदि परसेंटेज निकालेंगे तो ये अपना 19% आ जाएगा, 19% आ जाएगा। तो अपना इसका उत्तर कितना आ जाएगा 19%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब होगा। 77वें नंबर क्वेश्चन का 19 इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो अगला 78वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, दो संख्याओं का योग 184 है, यदि एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इस प्रकार का हमें क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने हैं कि हमें दो संख्याएं हैं, वो संख्याएं हमें पता नहीं है। जब हमें वो संख्याएं ही नहीं पता तो हम छोटी संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों हम मान लेंगे। जैसे एक हमने छोटी संख्या मानी x और दूसरी बड़ी संख्या हमने मान ली y, दूसरी संख्या हमने मान ली y, और इन दोनों संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है 184, यानी योग मतलब जोड़ है, इनका जोड़ हमें दिया हुआ है 184। अब ये कहता है कि एक संख्या का 1/3 यानी इसका 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा, इसका तीसरा हिस्सा इसका कर दिया, और दूसरी संख्या के 7वें भाग, इस संख्या का 7वां भाग यानी इसको हम 7 से भाग देंगे, से 8 अधिक है, यानी ये 1/3 जो है एक संख्या का 1/3 इस संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है। ये यदि 8 अधिक है, इसमें भी यदि हम 8 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये तो 8 हमें दी हुई है, क्योंकि ये 8 अधिक है, इसमें भी हम यदि 8 जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगी, इसलिए मैंने 8 जोड़ दिया और ये दोनों बराबर हो गई। अब हम दोनों को हल करते हैं। देखो इसको x/3 और अब हम इसको सोल्व करते हैं। 7 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसके बेटे में कुछ नहीं तो एक y
y प्लस में 56, क्योंकि नीचे वाले को नीचे वाले से भाग देना है, 7 को 1 से भाग देंगे, 7 जो आया है उसकी ऊपर वाले के साथ गुणा, 7 8 56। अब हम इसकी आर पार गुणा करते हैं, तो 7x बराबर 3 की इन दोनों के साथ ए से गुणा करनी है इनकी। हम 7 की x के साथ की 7x, 3 की y के साथ की तो 3y, बीच में प्लस है तो प्लस, 56 की और 3 के साथ करेंगे तो 168 आ जाएगा। अब देखो हमें x और y को इकट्ठा करना है, तो 7x का 7x, y का इस साइड में है तो इस साइड में लेके आएंगे, इस साइड में कोई निशान नहीं है तो ये प्लस का होता है, इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा, तो 3y बराबर में 168। दोस्तों अब हमें एक इक्वेशन और मिल गई, वो क्या मिल गई कि 7x माइनस 3y बराबर में 168। इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया। अब दोस्तों अब हम छोटी संख्या यानी x और y का मान हम इस हिसाब से इसके आगे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोस्तों हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब तक का ये हम समझते हैं, एक संख्या का 1/3, दूसरी संख्या का 1/7 से 8 दिखा है, ये यदि 8 दिखा है तो इसमें भी 8 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गई, दोनों बराबर हुए, एलसीएम लिया, 7y प्लस में 56 आ गया। अब हमने इसको सोल्यूशन किया, 7x माइनस 3y बराबर 168 हमारा इसके अंदर दूसरी इक्वेशन आ गई, दूसरा हमारा समीकरण हमने ज्ञात कर दिया। अब दोस्तों x और y का हमें मान ज्ञात करना है। हमने छोटी संख्या x हमने मानी थी और इस क्वेश्चन के अंदर x छोटी संख्या पूछी गई है, तो हमें x का मान इसके अंदर निकालना होगा। तो दोस्तों अब हमें चाहिए x को बराबर कर लो, y को बराबर कर लो। जैसे अब हम y को बराबर करते हैं तो इसको हमें 3 से हमें गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो अब हम इसको 3 से गुणा करेंगे, तो 3x प्लस में 3y, इसको 3 से गुणा करेंगे, 18 × 54 540 और 12 552 आ जाएगा। और अब हमें इसको ऐसे की ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाले को 3 से गुणा किया है, नीचे वाले को हमने ऐसे की ऐसे रख लिया, क्योंकि अब 3 क्योंकि y दोनों बराबर हो गए, 168। अब हम इसको जोड़ते हैं तो एक तो ये प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, और 3x और 7x इनको जोड़ेंगे, 10x इनको जोड़ेंगे तो 0 2 6 1 7, तो x का मान तो इस साइड में अपना जो 10 है ये इस साइड में गुणा में है, उस साइड में जाके भाग में होगा, 720 जो भाग में 10, तो 0 से 0 कटेगी, तो x बराबर आ जाएगा 72, और x हमने छोटी संख्या मानी थी 72, तो अपना इसका जो सोल्यूशन आ गया 72। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो 78वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अंदर यदि बड़ी संख्या पूछ ले तो बड़ी संख्या जो y है, दूसरी संख्या हम निकालेंगे, तो इस x का मान हम इसमें भी रख सकते हैं, इसके अंदर भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी के अंदर हम यदि रखते हैं तो y का मान आ जाएगा। हम ऊपर वाले में रखते हैं क्योंकि ऊपर वाला कुछ आसान है, तो x प्लस में जहां पर भी x दिखे वहां पर हमें जो 72 रखना है, तो 72 प्लस में y बराबर में 184, y को इसी साइड में रखना है क्योंकि y का मान निकालना है, 72 को उस साइड में लेके जाएंगे, 184 वहां से पहले से मौजूद है, तो 184 ये जो 72 है उस साइड में जाके ये माइनस का होगा, y का मान आ जाएगा अपना 2 11 112 अपना y का मान, यानी बड़ी संख्या पूछी जाए तो वो आएगी 112, छोटी संख्या पूछी जाए वो आएगी 72। जो हमने x का जो निकाला है वो छोटी संख्या का निकाला है, 72 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अपना 79वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 दिया हुआ है और उनकी आयु का गुणनफल 1000 दिया हुआ है, तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात दिया है वो 5:2 दिया है, और उनकी आयु का जो गुणनफल हमें दिया गया है वो दिया गया है हमें 1000। तो यहाँ पर हमें पिता की 10 साल बाद इसकी आयु क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें जो 5:2 हमें दिया हुआ है, लेकिन पिता और पुत्र की आयु हमें दी हुई नहीं है। जब हमें दी हुई नहीं है तो हम इनको मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं 5x, इसको मान लेंगे 2x, क्योंकि हम इनका अनुपात निकालेंगे तो x से x कट जाएगा, 5:2 ही बचेगा। और हमें इनका गुणनफल दिया गया है 1000। अब हम इनकी गुणनफल के बराबर में हम रख लेते हैं, क्योंकि इनका गुणनफल हमें 1000 दिया हुआ है। तो अब हम इनकी गुणा करते हैं, 5 दूने 10 और x ही करेंगे तो x की स्क्वायर बराबर में 1000। ये 10 इस साइड में गुणा में है, उस साइड में जाके ये भाग में हो जाएगा, तो ये कट के आ जाएगा 100, तो x की स्क्वायर बराबर में आया 100।
अब ये स्क्वायर है, इस साइड में उस साइड में जाके ये वर्गमूल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी x की वैल्यू आ गई 10। पिता की ये है, पुत्र की ये है। अब हम इस पिता की निकाल सकते हैं। पिता की हमने 5x मानी है और x का मान 10 आया है, तो 5 गुना में 10, तो इसमें जो पिता की आयु वो 50 वर्ष आ जाएगी। इसने पूछा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु ज़्यादा होगी या कम होगी, तो पिता की आयु 10 वर्ष बाद 10 बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी 60। तो इसका सही उत्तर अपना होगा वो 60। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसमें यदि पुत्र की आयु पूछे, पुत्र की आयु भी हम निकाल सकते हैं। 2 अक्ष इसमें माना है हमने और x की वैल्यू अपनी 10 आई है, तो पुत्र की आयु आ जाती है 20। 10 वर्ष बाद पूछे तो 30 हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले पूछे तो इसके अंदर 15 हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसका समाधान, इसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं। अब हम इसके यदि चाहें तो इस क्वेश्चन की पुष्टि भी कर सकते हैं, क्योंकि पिता की आयु 50, पुत्र की आयु 20, दोनों का गुणनफल हमें दिया 1000। यदि हम करेंगे तो ये 1000 ही आएगा। 50 गुणा 20 करेंगे तो ये 1000 ही आएगा, और 1000 हमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपने जो उत्तर है उसकी पुष्टि भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का उत्तर अपना आया 60, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं अपना 80वें नंबर का क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम जो क्वेश्चन है मैथ का, वो देखते हैं। यदि 2x - 3y - z बराबर 55, x + z - y बराबर 4 और y - x + z बराबर 12 हो, तो z का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमें z का मान ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं कैसे हम z का मान ज्ञात करते हैं। इसके अंदर हमें 3 समीकरण दिया हुआ है, और हम इसके अंदर सिर्फ आखिरी 2 समीकरण लेकर भी z का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, पहले x वाला लिखते हैं, फिर हम y वाला लिखते हैं, माइनस की y दी है, फिर हम z वाला लिखते हैं, प्लस का z दिया है। दूसरा समीकरण है ये, बराबर में 4 दिया हुआ है। पहले x वाला लिया, फिर y वाला लिया, फिर z वाला लिया। तीसरे में माइनस का x दिया हुआ है, और y प्लस का दिया हुआ है, और माइनस, और जो प्लस का z दिया हुआ है, प्लस का z दिया हुआ है। तो अब इसमें दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो अब हम इसको हल करते हैं, तो एक x तो प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, ये भी एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, z और z 2z बराबर में आ जाएगी 12 और 4 16, z की वैल्यू आ जाएगी 16/2, तो z की वैल्यू आ जाएगी 8। तो इस प्रकार से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका उत्तर आएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने जो अपने मैथ के जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं। मैथ और रीजनिंग का सलूशन करने के बाद में दोस्तों हम अपने लैंग्वेज के प्रश्न करते हैं, जिसमें दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्न को देखते हैं जो 91 से 100 तक दिए गए हैं। बाद में दोस्तों हम इंग्लिश के प्रश्न देखेंगे जो 81 से 90 तक दिए हुए हैं। सबसे पहले हम दोस्तों हिंदी के प्रश्न देखते हैं कि गजानन में कौन सा समास है। हम देखते हैं दोस्तों गजानन यानी गज के समान आनन है जिसके, यानी कान है जिसके, हाथी के समान कान है जिसके, अर्थात श्री जो गणेश की ओर ये दोस्तों संकेत कर रहा है। यानी दोस्तों जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करे और उसको दोस्तों हमें बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसमें दोस्तों गजानंद यानी इसमें लिखा है दोस्तों गजानन, तो दोस्तों गजानन यानी गज के समान आनन है जिसके, यानी अर्थात जो तीसरे की ओर संकेत किया गया है श्री गणेश भगवान की तरफ। तो इसका ए ऑप्शन जिसमें बहुब्रीहि लिखा गया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है दोस्तों, इसमें दीर्घ स्वर छोटी ई यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यदि देखो बी और जो डी ऑप्शन है इसमें दोस्तों हमको पता है कि ये दोनों ही दीर्घ स्वर है। ए को हमने सी ऑप्शन को क्यों नहीं माना दोस्तों, ये क्योंकि ए और बड़ी ई से मिलकर ए बना होता है, तो दोस्तों इसमें दीर्घ स्वर आ जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन जिसमें छोटी ई लिखा गया है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आप शब्द सर्वनाम है दोस्तों, आप शब्द हम समय के लिए यूज करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन जिसमें निजवाचक सर्वनाम जिसमें निजवाचक लिखा गया है अपना सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यय युक्त शब्द का चयन दोस्तों इसका ए ऑप्शन जिसमें इकारा लिखा गया है दोस्तों ये इसका सही उत्तर होगा। इसमें दोस्तों प्रत्ययुक्त शब्द है। अपना 95 नंबर का प्रश्न है बंधन शब्द का विलोम शब्द। दोस्तों पता है कि बंधन का मतलब होता है बांधना और मुक्ति का शब्द होता है कि आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द, दोस्तों इसमें विदेशी शब्द पूछा और इसके अंदर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दोस्तों ऑप्शन है औरत, आग, खेत और पगड़ी। दोस्तों हमको पता है कि आग
खेत और जो पगड़ी शब्द है दोस्तों हमारे हिंदी के हमारे जो देसी शब्द है, लेकिन जो औरत शब्द है दोस्तों ये विदेशी शब्द है, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें पूछा है दोस्तों, इसमें जो वर्तनी वाला शब्द है वो अक्सर हो जाएगा, क्योंकि विकास के अंदर दोस्तों स इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें ये स ना आकर अपना स सलमा जैसे वाला स आएगा, तो इसमें दोस्तों स गलत लिखा हुआ है, तो विकास इसमें गलत हो जाएगा। अतिथि के अंदर दोस्तों थ की मात्रा जो इसमें दोस्तों अतिथि के अंदर जो बड़ी ई की मात्रा लिखी हुई है थ की, वो दोस्तों छोटी ई की मात्रा आएगी। महिमा के अंदर भी दोस्तों है के ऊपर बड़ी ई की मात्रा ना आकर छोटी ई की मात्रा आएगी। तो इस प्रकार दोस्तों इसका डी ऑप्शन जिसमें अक्सर लिखा गया है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। महोदय शब्द का संधि विच्छेद इसमें पूछा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं महोदय शब्द का महाप्लस में उदय यानी आ और ऊ मिलकर दोस्तों ओ बन जाएंगे, तो ये महोदय बन जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुर्लभ वस्तु किस मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों हम देखें तो गुल्लर का फूल होना, ये दोस्तों हम देखें तो ये दोस्तों दुर्लभ जो वस्तु की ओर संकेत करता है, तो इसके बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके दोस्तों वो अगोचर होता है, ये तो इसका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें अगोचर लिखा हुआ है। अब दोस्तों हिंदी के प्रश्न करने के बाद में हम अपने जो लैंग्वेज दूसरी अपनी जो लैंग्वेज इंग्लिश के प्रश्न बचते हैं उसका दोस्तों मैं आपको उत्तर दोस्तों इनके मैं बताता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है दोस्तों। अब मैं आपको इसके उत्तर जो अपने इंग्लिश के 81 से 90 तक प्रश्न दिए गए हैं उनका दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। 81वें नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों, द प्लेस वाज सो डर्टी डैट ब्लैक विश टू रन अवे फ्रॉम देयर, तो दोस्तों इसका अपना ऑप्शन नंबर ए एवरीबडी इसका उत्तर आ जाएगा कि एवरीबडी इसके अंदर हम लिखेंगे। ब्लैक विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल, तो इसके अंदर दोस्तों अपना इसमें जो ऑप्शन हमें जो दिए गए हैं दोस्तों हाफ रुपी और हाफ ए रुपी, ए हाफ रुपी एन हाफ रुपी, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन जिसमें हाफ ए रुपी लिखा गया है वो अपना सही उत्तर होगा। नाइदर के साथ हमको पता है दोस्तों नोर आता है, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना ही अप्लाइड ब्लैक द मैनेजर, तो दोस्तों इसका टू आएगा कि उसने मैनेजर के पद के लिए अप्लाई किया है, तो इसमें टू द मैनेजर आएगा, तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही उत्तर आ जाएगा। अब हमें दोस्तों इसके अंदर हमें पूछा है कि हमें बेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड का यानी सिनोनियम हमको पूछा है, तो अब सेट का दोस्तों सिली हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 86वें नंबर का प्रश्न दोस्तों इसका में पूछा गया है, द स्टूडेंट ब्लॉक डेट बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी टू स्टडी एट होम, दोस्तों इसका सही उत्तर अपना बी ऑप्शन जिसमें ब्रॉड लिखा गया है वो इसका सही उत्तर होगा। 87वें नंबर के प्रश्न में दोस्तों स्पोर्टिंग एरर का प्रश्न है, ये दोस्तों एक वाक्य है, आइदर राम नोर यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन नो एरर, तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन होगा जिसमें एरर है, यू इज रिस्पॉन्सिबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर दोस्तों समथिंग दैट रिलेट्स टू एवरीवन इन द वर्ड, इसका दोस्तों यूनिवर्सल होगा, जो एवरीवन इन द वर्ड यानी जो सभी से जो रिलेट करता है, सभी से संबंधित होता है, ये कुछ ऐसा जो सभी से संबंधित हो, सभी से दोस्तों रिलेट करता हो, वो दोस्तों यूनिवर्सली होगा, तो इसका डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, जो उसका सही स्पेलिंग का जो शब्द है उसको हमें चूज करना है, वो दोस्तों अपना डैमेज का हमें दिया गया है कि कौन सा शब्द सही है, तो इसका ए ऑप्शन ही वाला ही सही स्पेलिंग वाला वर्ड हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अपना जो 90वें नंबर का प्रश्न आता है, द बस वाज ऑल इट्स पैसेंजर्स ब्लैक लॉस्ट, तो इसका दोस्तों वाज आ जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार दोस्तों अपना जो संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के अंदर अपना जो 5वां वीकली टेस्ट हुआ था उसका हमने दोस्तों कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है। इस प्रकार दोस्तों अपने जो इसके 100 के 100 प्रश्नों का हमने सोल्यूशन किया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपनी जो संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के अंदर अभी तक अपने 25 वीकली टेस्ट हो चुके हैं, और हम दोस्तों 25 वीकली टेस्टों का एक ई बुक लेकर आ रहे हैं, यानी आपको पीडीएफ के तौर पर हम दोस्तों एक मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों 25 मॉक टेस्ट होंगे। अपने वीकली टेस्ट का दोस्तों ये एक समूह होगा जिसमें कि 25 वीकली टेस्टों का एक पीडीएफ हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये दोस्तों हम अपनी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर दोस्तों आपको मिलेगा, और दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और इसलिए आपको यदि अपना जो संत रविदास लाइब्रेरी का जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है तो दोस्तों उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर दोस्तों अभी आपको जल्द ही 1-2 दिन के अंदर आपको दोस्तों वो जो पीडीएफ मिलने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों 25 HSC CT बेस मॉक टेस्ट होने वाले हैं, उनको दोस्तों कर आप दोस्तों फील करोगे कि ये जो
आपकी जो एसएससी सीईटी की तैयारी है वो दोस्तों नए स्तर पर पहुंच गई है। यानी आपको अपनी कमियों का पता चलेगा और आपकी जो तैयारी है वो दोस्तों ऊंच लेवल तक पहुंचेगी। तो दोस्तों अपनी जो संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख है उसका जो टेलीग्राम लिंक है वो दोस्तों मैं अपने जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों हम कुछ ही समय बाद यानी कुछ दिनों के बाद अभी 1 या 2 दिन के बाद हम वो दोस्तों PDF अभी हम तैयार कर रहे हैं, वो हो जाने के बाद जैसे ही वो दोस्तों तैयार होगी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के अंदर हमने जो अपना 5वां वीकली टेस्ट है उसका दोस्तों कंप्लीट सोल्यूशन किया है। आगे हम दोस्तों फिर से किसी HSC के लिए किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कोई वीडियो लेकर आएंगे, या फिर दोस्तों अपना जो अभी आगे संडे को जो 26वें नंबर का वीकली टेस्ट होगा उसका दोस्तों हम सोल्यूशन करेंगे। अब दोस्तों हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।